नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का साप्ताहिक क्लास जो हमारे सीटेट के लिए स्पेशल है और एक आज फिर सीटेट का हम टॉपिक लेके आए हैं जहां से 4-5 नंबर का बनता है और टेट में जो कंफर्म 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं। और इस बार सीटेट में पूछा भी गया था कि आदर्श कालांश का समय क्या होता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हमारे आरटीई एक्ट में कहे गए हैं और आज हमें आरटीई 2009 पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की विस्तृत व्याख्या को आज हमें जानना है। आज जानना है कि बच्चों को किस क्लास से कितने क्लास तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्लास 1 to 8 होती है, जो कि इसमें हमें ये भी जानना है कि एक शिक्षक पर कितने बच्चे होंगे, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, 40 पे होगा। किस सेक्शन में कहा गया, इसकी कितनी धाराएं हैं, कितने अधिनियम हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने अध्याय हैं। आरटीई को हमें मित्रों पूर्णतः जानना है, जिस प्रकार से एनसीएफ में जाना। और जब एनसीएफ और आरटीई दोनों हो जाएंगे तो इन पर विस्तृत आपको 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे और ये हमारा इस बार वादा है जो टूटेगा नहीं। क्योंकि आरटीई से मित्रों में हर साल पेपर जो मैंने देखे हैं विगत वर्षों के सन 2011 से, तो मैंने ये देखा है कि एनसीएफ और आरटीई बेस्ड ही पूरा पेपर होता है। सीटेट के पेडागोगी उठा के देख लीजिए, जिससे आरटीई और एनसीएफ का मूलतः ज्ञान है कि वास्तविकता में आरटीई कहता क्या है और एनसीएफ कहता क्या है। मित्रों ये मान के चलो साइकोलॉजी में 27-28+ करोगे सिर्फ एनसीएफ और आरटीई की दम पर, और तो आपको सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरा भरोसा नहीं, मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैंने आरटीई और एनसीएफ की दम पर मार्क्स गेन किए हैं। आरटीई अपन को और एनसीएफ, और इसके बाद आपका एक लेवाइगॉस्की और जीन प्याजे। ये 4 टॉपिक यदि आपको क्लियर हो जाते तो ये मान के चलो कि सीटेट का आपका जो पेडालॉजी का पोर्शन है 75 नंबर का, ये मान के चलो मैं तो रिटन में दे सकता हूँ 50+ हो जाता है। यहाँ से वही क्वेश्चन आपके संस्कृत में आते हैं, वही क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में रखे मिलते हैं, वही प्रश्न आपके हिंदी में रखे मिलते हैं, वही प्रश्न आपके एनवायरनमेंट में मिलते हैं एनसीएफ। क्योंकि एनसीएफ तो हर सब्जेक्ट के लिए एक काम करता है। इसलिए आपको जब पेडालॉजी पढ़ाई जा रही है तो उसमें बताया जाता है कि जैसे हमने पर्यावरण बताया था तो उसमें बताया था सामाजिक और विज्ञान विषयों का अध्ययन समग्र अध्ययन है। इस बार प्रश्न भी बना था एक, इस बार का सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए आप, जो दिसंबर 2019 का पेपर था। प्रैक्टिकली बात बोलता हूँ इसलिए मैं तो एनसीएफ जिसने भी नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है, वीकली साप्ताहिक क्लास साइकोलॉजी करके है, उसमें एनसीएफ के दोनों भाग डले हैं, आप दोनों भाग देख लीजिए। और आज आरटीई पढ़ाएंगे, इस पर आप विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एक्ट मतलब यहाँ अधिनियम हो गया, और ये अधिनियम कब बनता है इस पर हमें चर्चा करनी है। आरटीई 2009, ये तो कन्फर्म है कि ये 2009 में बना, पर हमारे देश में कब लागू हुआ, इसका पालन कब से होने लगा, इन सारे विषयों पर हमें अध्ययन करना है। किसके समय से ये बना, इसका आधार क्या रहा, आरटीई के वास्तविक जनक कौन माने जाते हैं, आरटीई की व्याख्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, इसको और लिख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। ये प्रत्येक बच्चे से जुड़ा है, प्रत्येक माता पिता से जुड़ा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इसमें कब कौन से संशोधन हुए, इन सब पर चर्चा करनी है। अब मित्रों सबसे पहले हमें इसको समझना है कि अधिनियम बनता है तो कितने प्रोसेस से गुजरता है। हमारे देश में जो भी अधिनियम बनते हैं उनमें सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी होती है, उसके बाद वह बिल लोकसभा या राज्यसभा में ले जाया जाता है। लोकसभा में यदि पहले ही ले जाया गया, लेकिन आरटीई एक्ट हमारा पहले राज्यसभा में गया था। राज्यसभा में जब यह बिल पारित हो जाएगा, यह अधिनियम पारित हो जाएगा, तो मित्रों उसके बाद यह हमारी लोकसभा में जाएगा। जब लोकसभा से भी पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी गजट में होता है पेश। फिर इसकी कानूनी प्रक्रियाएं बनती हैं और फिर यह जनमानस में लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मित्रों हमें इसकी कानूनी प्रक्रिया को समझना है। कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है?
तो हेडिंग डालिए आप लोग, कानूनी प्रक्रिया ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले 2 जुलाई 2009 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी। कैबिनेट मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, अभी भी आपने देखा है तत्काल में जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35 पर बिल पारित हुआ था, 35 वहाँ से हटाया गया, तो पहले कैबिनेट की मंजूरी हुई थी, फिर वह बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, फिर लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू कर दिया गया था। तो इसमें जो कैबिनेट की मंजूरी है वो हमें 2 जुलाई 2009 में मिल गई थी। अब जब कैबिनेट मिल जाता है तो जो कैबिनेट मंत्रालय होता है वो सरकार का होता है, तो निश्चित है कि ये बिल बहुत जल्द लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो मित्रों यह 20 जुलाई 18 दिन बाद 20 जुलाई 2009 को यह हमारे राज्यसभा में पारित कर लिया गया। तो प्रश्न बन सकता है RT 2009 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में यह माफ कीजिए 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। यहाँ से 2 बिंदु हैं। अब अगला, जब राज्यसभा में पारित हो गया तो निश्चित है जिस सरकार ने लाया है उसका लोकसभा में भी बहुमत होगा। तो अब लोकसभा में यह कब पारित हुआ है इस पर हम बात करते हैं। तो यह 4 अगस्त 2009 को हमारा लोकसभा में पारित हो गया। 4 अगस्त 2009 को। तो देखते हैं राइट 31-32 दिन बाद यह बिल पूर्णता, लेकिन अभी जो भी अधिनियम बनता है वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के मान्य नहीं होता है। ये अधिनियम अभी यहाँ तक आया, अब राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर हो जाएंगे तब यह हमारे संसद से कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस पर जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे वो 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। किसके हस्ताक्षर हो गए मित्रों? राष्ट्रपति के। अब एक प्रश्न देखो, प्रश्न है बनने को बन सकता है, यहाँ से बन सकता है किस राष्ट्रपति महोदय ने या राष्ट्रपति महोदया ने सिग्नेचर किए थे। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदया ऑप्शन में आ जाए तो समझ लेना एक ही अभी तक महोदया हुई हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 26 अगस्त, तत्कालीन राष्ट्रपति वही थी, तो लिख सकते हो आप महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, इन्हीं के कार्यकाल में इनके हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को हो गए। और जैसे ही इनके हस्ताक्षर हुए तो अगले दिन 27 अगस्त 2009 को यह बिल, यह अधिनियम गजट में प्रकाशित कर दिया गया। मिश्रा समझ रहे हो? देखो बताते हैं तुम लोग कैसे पास होते रहे हो। अभी तक गजट में प्रकाशित होता रहा। क्या 27 अगस्त 2009 को यह गजट में क्या कर दिया गया? प्रकाशित कर दिया गया, सरकारी रूप से इसे बता दिया गया। अब मित्रों जब यहाँ तक चर्चा हो जाती है तो हम लोगों को क्या लगने लगता है कि नहीं 27 अगस्त के बाद यह पूरे देश में लागू हो गया, जो अन्यथा शर्ता क्या? अगर यह कहा जाए कि RT 2009 संसद से कब पारित हुआ तो हमारा ऑप्शन होगा 26 अगस्त 2009, क्योंकि संसद के मित्रों 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तक ये तीनों नहीं कर देते हैं तब तक वह संसद से पारित नहीं माना जाएगा। तो संसद से पारित 26 अगस्त 2009 को हुआ। अगला प्रश्न बन सकता है राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो राज्यसभा से हमारा 20 जुलाई 2009 को हुआ। अगला प्रश्न बन सकता है कि यह लोकसभा से कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। और यह गजट में कब प्रकाशित हुआ? क्योंकि यह भी सरकारी होता है। तो हमारा 27 अगस्त 2009 को। अब क्या यह इतना होने के बाद हमारे देश में लागू हो गया? तो नहीं। जो RT 2009 है, अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। मित्रों इस बात को ध्यान रखना, RT 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल सन 2010 को पूरे देश में लागू किया गया।
अब बन के तो अभी तैयार हो गया था, तो इसके मध्य कार्य क्या होते रहे तो उन पर चर्चा करते हैं मित्रों। 16 फरवरी 2010 में 16 फरवरी 2010 में गैर हिंदी राज्य भाषा अधिनियम, गैर हिंदी राज्य भाषा अधिनियम 1963 गजट में प्रकाशित, जहां देखो हिंदी राज्य बहुत कम है, हमारे जो उत्तर भारत के राज्य वहीं हिंदी राज्य हैं। जहाँ हिंदी राज्य नहीं है, आप दक्षिण भारत में चले जाओ वहाँ नहीं है, तो उन राज्यों में गैर हिंदी राज्य में भाषा अधिनियम 1963 गजट में प्रकाशित कर दिया गया, वहाँ उनकी भाषाओं में इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ मित्रों, चूँकि अब कोई कानून बना है तो उसके दस्तावेज तो तैयार होंगे, तो 20 फरवरी 2010 में 20 फरवरी 2010 क्या हुआ, इसमें मुख्य विभागीय दस्तावेज तैयार हो गए। क्या हो गया, मुख्य विभागीय दस्तावेज तैयार। और जब यह हो गया मित्रों, तो हमारा 1 अप्रैल सन 2010 को स्टार बना के लिख लीजिए, यह पॉइंट पूछा जा सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? लेकिन याद रखना, संपूर्ण देश में लागू हुआ था सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। प्रश्न बनता है क्यों नहीं हुआ था? अब तो विवाद ही खत्म हो गया। जो समय विवाद था, विवाद ये था कि वहाँ पर धारा 370 और विशेष अधिकार के लिए 35 से लागू था, तो वहाँ लागू नहीं हुआ था। तो लिख लो मित्रों स्टार बना के, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जो हमारा आरटी था, तो ये आरटी की इतनी कानूनी प्रक्रिया थी मित्रों। देखो यहीं से प्रश्न बनते हैं हमारे। पहला 1-2 नंबर जो टेट में है, टेट में भी आरटी है हमारा। कोई भी आप टेट दो, कोई भी टीचर एबिलिटी टेस्ट दो, चाहे वो हमारा सेंटर का हो, कोई भी आप टीचर एबिलिटी टेस्ट जैसे यूपी में होता है, सुपर टेट होता है, दूसरे एग्जाम देना पड़ता है। आप कहीं भी जाओ, अगर कोई भी टीचर एबिलिटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या जो बीएड बीटीसी का कोर्स कर रहे हो, तो हाँ ये निश्चित चीज़ है। तो इतना हमारा कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न यही बनता है कि 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिनियम लागू हुआ? तो RT 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल सन 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगला है कैबिनेट मंत्रालय ने कब मंजूरी दी? तो कैबिनेट मंत्रालय से है 2 जुलाई 2009 में, फिर 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा पहुंचा, 4 अगस्त के बाद लोकसभा पहुंचा, 26 अगस्त राष्ट्रपति के पास पहुंचा, 27 अगस्त में गजट में प्रकाशित किया, 16 फरवरी में गैर हिंदी राज्यों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई और 20 फरवरी को मुख्य विभागीय दस्तावेज तैयार किए गए जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाने थे। मेन गाइडलाइंस क्या थी वो बताई जानी थी। तो इतनी हमारी चर्चा इस पर हो गई। ये हमारा कानूनी प्रक्रिया हो गई। अब इसका हम इतिहास जानते हैं मित्रों। क्या जानते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट्स बनाते चलिए। बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है आपका भाई, आपको पूरी कोशिश कर रहा है अपना 100% देने के लिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मित्रों ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके। और अब हमें इस पर मित्रों चर्चा करनी है कि निःशुल्क शिक्षा जो है, इसका क्या उद्भव सीधा 2009 में आके हो गया? नहीं, इसके 2 दृष्टिकोण हैं मित्रों। पहला है हमारा 1947 से पहले
अब ये 1947 क्यों भैया, सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 1947 के बाद देखो, 1947 के पहले गोपाल कृष्ण गोखले, स्टार बना के लिखो, गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ब्रिटिश संसद के सामने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ध्यान देना उन्होंने निःशुल्क शब्द नहीं रखा था, मुफ्त रखा था शब्द में, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। या इन्होंने ये कह लो अध्यादेश पारित किया था संसद में, लेकिन वहाँ अमान्य कर दिया गया था। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। देखो, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में समावेशी, और एक शब्द और इन्होंने जोड़ दिया था उसमें, समावेशी भी था। इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, समावेशी शब्द पर, इसका पूरा लेक्चर लेके आएंगे। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की चर्चा की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को RT 2009 का जन्मदाता माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले भी बोल सकते हो, इनको काय का RT का जन्मदाता माना जाता है। अब ये इन्होंने 1947 आज़ादी के पहले हमारी बात की थी। 1947 के बाद किसने बात की, तो 1947 के बाद राधा कृष्णन, किन्होंने, राधा कृष्णन ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। किसने, राधा कृष्णन ने, डॉक्टर राधा कृष्णन। महान हस्ती है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और भारतीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। राधा कृष्णन का नाम आते ही प्रश्न दिमाग में गूंजने लगते हैं, और हमारे सही मित्र कमेंट बॉक्स में देंगे। जो वास्तविकता में पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनका भाई मेहनत कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, सही हो या गलत हो। सही आंसर मैं कल की क्लास में ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को। डॉक्टर राधा कृष्ण ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। क्या की, अनिवार्य शिक्षा का विचार दिया। मांगनी इन्होंने विचार दिया था, क्योंकि आज़ाद भारत था तो अपने विचार दे सकते थे, विचार दिया। देखो, अब यहाँ पर विचार दिया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और राधा कृष्णन के विचारों को, कोई भी जो इनके विचार थे उनको मूर्त रूप वास्तविकता नहीं दी गई, उन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिया गया, और इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ही फिर हमारे आयोग आए, मुदालियर आयोग आया, राधा कृष्णन आयोग आया, और उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस चीज़ का विचार रखा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। सिर्फ विचार रखा गया, उस पर चर्चा की गई। तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, भारत की प्रथम शिक्षा नीति, देखो प्रथम शिक्षा नीति किनके कार्यकाल में आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आई थी। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई। इस नीति में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई कि अब वास्तविकता में कैसा रूप होगा। लेकिन इसके बाद यही नहीं थमी बात, 1986 में फिर आई दूसरी, 1988 आई और 1992 आई। लेकिन इनको मूर्त रूप नहीं दिया गया। लेकिन जब प्रोफेसर यशपाल समिति 1993 में आई, तब उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम किया और उन्होंने बोझ मुक्त शिक्षा पर जोर दिया, जो RT एक्ट की तरफ एक
मूर्त रूप में कदम था, हालांकि उसे भी ये लोग पूर्ण रूप नहीं दे सके। तो देखते हैं, लिखते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति ने तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा पर बल दिया, तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा पर बल दिया। और इनके इन विचारों से एनसीएफ 2005 तो आ गया था, जो कहीं आज तक निःशुल्क नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था। अब इसके बाद जैसे ही, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है यही आरटीई का आधार माना जाता है। आरटीई का यदि कोई आधार पूछ ले तो यही आरटीई की नींव का आधार प्रोफेसर यशपाल समिति आती है। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बाद आरटीई 2009 पर चर्चा हुई, जो लगभग 17 सालों के बाद आया। इनके बाद अब मित्रों हम बात करते हैं आरटीई। हमने लागू तो पहले ही करवा दिया था, आरटीई वो तो हो चुका था, इसके इतिहास जान रहे थे, लागू हो चुका था अपना। और लागू अपना कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश था, कौन से में नंबर पर था, यह भी प्रश्न बनने लायक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। तो आरटीई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सीधा लिख लो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू करने वाला, मतलब 2009 ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। देखो, मतलब हमसे पहले 134 देश इसको लागू कर चुके थे। तो भारत कौन सा है? 135वां देश है। और इसका देखो, इसके बाद यह स्वीडन में लागू हुआ, फ्रांस में, ये जो पहला देश था वो स्वीडन था, कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो ठीक है, इस तथ्य पर हमने चर्चा कर ली मित्रों। आगे देखते हैं। अब इसका जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वह बात कहाँ कही गई, उस पर भी हम बात करते हैं। और यह जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या हमारे सरकारी विद्यालयों में ही लागू था या प्राइवेट? तो लिखते हैं आरटीई निजी तथा सरकारी विद्यालयों, सरकारी दोनों विद्यालयों में लागू है। देखो, लेकिन कुछ प्राइवेट के लिए इसमें छूट हैं, जो छूट हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोनों विद्यालयों में लागू होता है। अब अच्छा, इसकी मूल अवधारणा क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या सबको देनी है? नहीं देनी है। तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो वकालत की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई, वो भी कैसी? निःशुल्क होगी। कैसी होगी? अच्छा चलो, इस शब्द को तो समझ में आता है, निःशुल्क होगी, शुल्क मुक्त कर दिया हमने। लेकिन अनिवार्य शिक्षा अर्थ जुड़ा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इस अनिवार्य का अर्थ क्या हुआ? इस अनिवार्य का अर्थ हुआ प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं वह, और बच्चे को 8वीं तक नहीं पढ़ाते हैं, तो माता पिता पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के, कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में, कौन से? अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात व्यवस्था की गई है, बात कही गई है। जो लिखा है
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, ठीक है। अब देखो जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें 21 का में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? मूल अधिकार बन गया है। प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसे प्राथमिक शिक्षा जो होती है 1 से 8 तक की वह देना भी चाहिए। और यह अधिकार बना कब है? 86 में संविधान संशोधन के तहत। तो लिखते हैं 86 में संविधान संशोधन 21 का संशोधन द्वारा 21 का में प्रारंभिक शिक्षा को क्या बना दिया गया? नागरिकों का प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार बना दिया गया। ये इतनी हमारी बात होती है, इतनी बात होती है। और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है मित्रों। और अब इस पर हमें चर्चा करनी है कि जो RTE बना है इसमें कितने अधिनियम व कितनी धाराएं हैं। इसमें कितने अधिनियम व कितनी धाराएं हैं। तो मित्रों इस RTE में हमारे 7 अध्याय 38 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। तो लिखते हैं RTE जो आया हमारा RTE 2009 आया, जो RTE में 2009 में 7 अध्याय। काफ़ी प्रश्न उठ रहे होंगे आप लोगों के मन में, सर अनुपात क्या होता है, एक शिक्षक को कितना पढ़ाना चाहिए। सारे प्रश्न जब अध्याय और धाराएं पढ़ेंगे सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे मित्रों। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। RTE इस तरीके से हमें पढ़ना है, इतने प्रश्न करने हैं। कोई भी प्रश्न चला है, कोई भी शिक्षक पात्रता हो, चाहे सुपर टेट हो जाए यूपी का, और चाहे किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा हो जाए, चाहे आगामी MP टेट हो, चाहे CTET हो, हमें RTE और NCF से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। यही हमारा नारा है। NCF और RTE से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए RTE 2009 में 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। 1 अनुसूची है। देखो RTE में 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची की वकालत की गई है मित्रों। अब आज हम अध्यायों पर बात करते हैं। तो हमारा जो पहला अध्याय कहता है, पहला अध्याय क्या बोलता है? पहला अध्याय क्या बोलता है? पहला अध्याय क्या बोलता है? बोलता है कि RTE 2009, पहले अध्याय में RTE 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख है, कि प्रस्तावना का उल्लेख है। प्रस्तावना का क्या है मित्रों? उल्लेख है। RTE 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख किस अध्याय में है? प्रश्न बन सकता है, जो कितना भी डेप्थ जाए मित्रों। अभी इस बार की सुपर टेट का रिजल्ट हमारे सब मित्रों ने देखा है, चाहे 19 बैच के बंदे हो, चाहे 17 बैच के हो, चाहे 18 बैच के हो मित्रों। ये मान के चलो ये तीनों बैच समग्र रूप से एक साथ ही सुपर टेट की परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। अभी जहां तक संभावना ऐसी है मुझे लगता है, और जब बैठेंगे तो कंपटीशन हाई लेवल पर होगा मित्रों। तो पेपर कितने डेप्थ से बनेगा, कितनी गहराई से बनेगा, इसकी चिंता नहीं करनी। हमें अपना प्रत्येक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना है, पेपर कहीं से भी आ जाए। हमारा तो नारा है सुपर टेट में 135 प्लस लाना ही लाना है। बस जुड़े रहें अपने भाई के साथ और लोगों को जोड़ें, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेनी है। प्रश्न बन जाए कि RTE 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख किस अध्याय में है? तो प्रथम अध्याय में है। अच्छा दूसरा अध्याय क्या कहता है? लो साहब दूसरा अध्याय देख लो। अब दूसरा अध्याय क्या कहता है मिश्रा जी? कहता है कि RTE 2009 का विस्तृत उल्लेख, RTE 2009 का विस्तृत उल्लेख है भैया, इसमें विस्तृत उल्लेख है। अब आई बात तीसरे अध्याय की। अच्छा तृतीय अध्याय आ गया, तो चलो आ जाओ। तो तृतीय अगर कहा गया है जो समुचित प्राधिकारी वर्ग होगा, अधिकारी वर्ग होगा, उसके दायित्व और माता पिता के दायित्वों का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है। तो लिखते हैं समुचित सरकार के प्राधिकारी, समुचित सरकार के अधिकारी
एवं प्राधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्व। भारतीय माता पिता का जो आरटीई एक्ट है मित्रों, बिल्कुल सुन लीजिए, उसी पर लागू है। उन्हीं बच्चों को इसकी सुविधा दी जाएगी जो भारत का नागरिक हो, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो। विदेश से आने वालों को नहीं, मतलब कहने का ये हुआ जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है फिर भी वह यहाँ की प्रारंभिक शिक्षा यदि ग्रहण करता है तो उसे शुल्क देना होगा। ठीक है। वह भारतीय माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन। वह भारतीय माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन। अब देखो आरटीई भी आ गया, उसकी विस्तृत व्याख्या भी हो गई, और अधिकारी वर्ग माता पिता आ गया। अब जब माता पिता आ गए तो अच्छा बताओ चौथे में क्या आएगा? अब भैया चौथे में तो वही आएगा जहां बच्चे रहेंगे। और बच्चे कहाँ रहते हैं? जो हमारा चौथा है, विद्यालय में। कहाँ रहते हैं? चौथा अध्याय बोलता है विद्यालय में रहते हैं। और विद्यालय में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विद्यालय के मानक भी होने चाहिए। विद्यालय कैसा होगा, क्या क्या होना चाहिए? तो चौथे में कहा गया है विद्यालय के मानक पहला। अब जब विद्यालय में है, विद्यालय हो गया, विद्यालय के मानक क्या हो गए? तो पढ़ाने वाला शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षक की योग्यता योग्य होना चाहिए शिक्षक। हमारे बाबा जी इसलिए सुपरटेट करवाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए सुपरटेट करवाया है कि शिक्षक की योग्यता क्या कहती है, शिक्षक कितना योग्य है। मित्रों, शिक्षक की योग्यता पर बात कर ली, और इसके आगे देखते हैं शिक्षक के अधिकार। भैया उसके अधिकार भी तो होंगे, कुछ मान नहीं सकता बच्चे को। स्पष्ट लिखा है आरटीए में, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, यहाँ तक कि तू तड़ाक से भी बात करने का निषेध स्पष्ट लिखा है। 1 से 8 तक के बच्चे को आप तू करके भी बात नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करता है और कोई भी माता पिता चाहे तो उसके हेड से शिकायत कर सकता है। यदि हेड से नहीं होती है तो एसएमसी के मुख्य सचिव से बात कर सकता है। यदि नहीं होती है तो बीएसए महोदय तक भी बात पहुंचाई जा सकती है। कुल मिला के यदि तू तड़ाक करके भी कोई अध्यापक बच्चों से बात करता है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के अधिकार, और आगे कहता है शिक्षक के दायित्व। क्या क्या शिक्षक के दायित्व हैं? शिक्षक का सबसे पहला दायित्व है कि बच्चे को व्यवहारात्मक रूप से सिखाना है। तो शिक्षक का दायित्व, तो देखो दायित्वों का वर्णन है। चौथे अध्याय में 4 चीजें हैं। विद्यालय के मानक, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के अधिकार और शिक्षक का दायित्व। अब 5वां अधिकार आया, 5वां अध्याय आया मित्रों, भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे मित्रों। 5वें अध्याय पर हम बात करते हैं। क्या कहता है? अब देखो, बच्चा, शिक्षा के अधिकार हो गए, दायित्व हो गया, माता पिता आ गया। भैया निश्चित है बच्चे को लाने के पहले ये तो बताओ उसे पढ़ाओगे क्या? तो देखो, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों, उनके क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन है। तो जी समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, अध्याय 5 की बात करते हैं हम। अध्याय 5 की बात करते हैं। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अध्याय 6 पर आते हैं। अब अध्याय 6 पर आते हैं तो देखो 6 की बात करते हैं। अब जब विद्यालय में पाठ्यक्रम हो गया, माता पिता आ गए, शिक्षक आ गया, सब तैयार हो गया, बच्चों को बुलाने की बारी आई। तो पहला है बालक की अवस्थिति। अगला कहता है बालक के अधिकारों को संरक्षण देते। बालक के अधिकारों को संरक्षण देने हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का
उल्लेख है। यह क्यों है उल्लेख है? क्योंकि यह बालक के अधिकारों को संरक्षण देता है। बालक क्या, अरे भैया बालक पढ़ने आया, मास्टर जी से बोला देखो हम तो आ गए, एक का पता हम आ गए तो मारो कूटो भी मतलब में, तो इसलिए उसने आरटीई से बोल दिया कि नहीं हमें देना चाहिए। तो बालक का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, उसका इसमें उल्लेख है कि आप किसी भी बच्चे को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने बताया, आप बच्चे को तू तड़ाक से भी बात, यहाँ तक कि बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते हो। उन्हें एक मित्रवत के रूप में पढ़ाना है। जैसे कि पहले भी मैंने प्रश्न बताया था, बच्चा प्रथम भूमिका निभाता है प्रेरक होने की, एक प्रेरणादायी शिक्षक होना चाहिए, फिर दूसरा मित्रवत होना चाहिए उसे। आगे अध्याय 7 की बात करते हैं। अध्याय 7 क्या कहता है? इसमें समुचित सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम के तय मानकों में परिवर्तन कर सकता है। तो अध्याय हमारा जो 7 है यह प्रकीर्ण की बात करता है। प्रकीर्ण की बात करता है। प्रकीर्ण का अर्थ होता है कि विशेष प्रकार के जो प्रावधान होते हैं प्रकरण विशेष के संदर्भ में होता है, वह होता है, मतलब इसमें लिख सकते हैं समुचित सरकार को यह अधिकार है। समुचित सरकार, समुचित का मतलब होता है समय के अनुकूल, जो समय के उचित में है, समुचित जो समय के अनुसार उचित है। समुचित सरकार को अधिकार है कि वह, समुचित सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में, पूरे अधिनियम में, संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। मतलब क्या? संपूर्ण अधिनियम के मानकों में, संपूर्ण अधिनियम के तय मानक लिख लो, शुद्ध शब्द देखो जो लिखा है भैया, तय मानकों में परिवर्तन कर सकती है या सरकार कहती है। अब मित्रों यहाँ इसको एक बार हम फिर समझते हैं, कि जो पहला अध्याय है यह आरटीई 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख करता है, और दूसरा अध्याय आरटीई 2009 का विस्तृत उल्लेख करता है। तीसरा अध्याय समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग को बताता है, और इसमें चौथे अध्याय विद्यालय के मानक बताए हैं, 5वें पाठ्यक्रम को बताया, 6वें बालक की बात की गई, उसमें सरकार की बात की गई है। यहाँ एक स्टार बना के लिख लीजिए मित्रों। पहला अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, सबसे छोटा, और जो चौथा अध्याय है सबसे बड़ा है। यदि मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे नए मित्र इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सीटेट में आपकी बार 120 प्लस पार। बहुत बहुत धन्यवाद।